जय हिंद। जैसे कि आप जानते हैं ये बार बार न्यूज़ पे आ ही रहा है, इसीलिए आप देख रहे होंगे जो ये वन नेशन और वन इलेक्शन की बात है ये बार बार हमें दिख रहा है, राइट। और ये जो न्यूज़ है वन नेशन वन इलेक्शन वाली, ये आपकी आज 5 सितंबर है, कल यानी कि 4 सितंबर में ये आई थी न्यूज़। अब देखिए इसमें हमें कुछ अलग अलग पहलू मिलते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसकी जो शुरुआत है क्या माननीय मोदी जी द्वारा ही की गई है या उससे पहले भी किसी ने शुरुआत की थी। शुरुआत तो बहुत लोगों ने करी थी, परंतु यहाँ पर हम देखेंगे जो हमारे भारत के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, उन्होंने भी इसमें कहीं ना कहीं ये प्रयास किया था कि वन नेशन वन इलेक्शन का जो प्रावधान है वो लाया जाए। और यहाँ पर आप जानते ही हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी बड़े जोर शोर से ये बात कह रहे हैं कि ये जो प्रक्रिया है वन नेशन वन इलेक्शन वाली वो आनी चाहिए, राइट। अब देखते हैं जब इतने बड़े बड़े लोग इसको इतना सपोर्ट कर रहे हैं तो उसके पीछे कारण क्या है। देखिए इसकी अगर परिभाषा को हम समझें तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि हमारा जो राष्ट्र है वहाँ पर जो चुनाव होते हैं, खासकर अगर मैं केंद्र स्तर की बात करूँ तो वहाँ पर लोकसभा, और अगर मैं राज्य स्तर की बात करूँ तो वहाँ पर विधानसभा। तो इनके जो चुनाव है इनके चुनाव एक साथ किए जाएं, ना कि अलग अलग किए जाएं, राइट। ये मुद्दा उठाया जा रहा है इसमें वन नेशन वन इलेक्शन में, राइट। और इसकी अगर मैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करूं तो हमें ये पता चलता है कि पहले के जो 4 लोकसभा के चुनाव हुए थे, जैसे कि 1952, 1957, ये आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये पहले के जो 4 लोकसभा के चुनाव हुए थे, इसी के साथ साथ आपके राज्यों के जो विधानसभा के चुनाव थे वो भी होते थे। अब ऐसा क्या हुआ कि अब वर्तमान में हमें दिखता है कि ये चुनाव अलग अलग हैं। इसके पीछे कारण ये है, इसके पीछे आप कह सकते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि जो लोकसभा है केंद्र स्तर पे या विधानसभा है राज्य स्तर पे, वो किसी भी कारण से पहले ही भंग हो जाती है। अब हम जानते हैं संवैधानिक तौर पे कुछ कारण दिए गए हैं जिसके कारण चाहे वो लोकसभा है चाहे विधानसभा है वो भंग हो सकती है, राइट। एक उदाहरण हम ले सकते हैं जब सरकार अपना बहुमत खो देती है, राइट। तो यहाँ पर हम ये बात देखते हैं। आगे हम देखेंगे, जैसे कि ये बात मैं आपको बता चुका हूँ कि इस वजह से क्या है कि चौथी लोकसभा के बाद हमें दिखता है कि अलग अलग चुनाव होने लगे अलग अलग समय पे, क्योंकि पहले ही अपने कार्यकाल से भंग हो गए। अब इसके कुछ हम मेरिट्स देख लेते हैं जिस विषय की हम बात कर रहे हैं, जिसमें हम कह रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन। तो उसकी पहले एक उसके जो सकारात्मक पहलू हैं वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें सुरक्षा की, तो देखिए सुरक्षा का मतलब यहाँ पर यह है जैसे कि जब भी चुनाव करवाए जाते हैं जो हमारी आर्म्ड पुलिस फोर्स होती है उसको डिप्यूट किया जाता है यहाँ पर, राइट। ये चुनाव जिससे कि बेहतर हो पाए, और उसके कारण क्या होता है हमारा जो अंदरूनी जो सुरक्षा है उस पर ध्यान कम जाता है। जैसे कि अगर मैं नक्सलिज्म की बात करूँ, राइट, तो यहाँ पर क्या होता है कि क्यों ना अगर एक साथ चुनाव हो जाएंगे तो एक ही समय क्या होगा, जो हमारी ये पुलिस फोर्सेज है ये एक ही समय के लिए इसको ऑक्यूपाई किया जाएगा चुनाव के लिए। अन्यथा फिर 5 वर्षों तक क्या होगा कि हम हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उसका इस्तेमाल हमारे जो अंदरूनी जो आतंकवादी हैं उनको कहीं ना कहीं सही करने में लगा सकते हैं, राइट। तो दूसरा हम देखेंगे, सिक्योरिटी हमने देख लिया है। और दूसरा हम देखते हैं रिड्यूस्ड यूज ऑफ ब्लैक मनी। जो काला धन होता है उसका काफी इस्तेमाल होता है, देखा जाता है चुनाव में। तो यहां पर क्या होगा, कहीं ना कहीं अगर एक समय ही सब चुनाव होंगे, सबसे मेरा तात्पर्य है चाहे वो लोकसभा है या राज्य स्तर पे विधानसभा है, तो वहां पर हमें ये दिखेगा कि कहीं ना कहीं जो लोग होंगे वो ज्यादा अकाउंटेबल हो पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जितना भी हमारे राज्य का जो संसाधन है जो कहीं ना कहीं ये ट्रेस कर सकता है कि कहीं काला पैसा तो इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो वो आसान हो जाएगा इसके मुकाबले जो वर्तमान में चल रहा है। अगर हम नेक्स्ट देखें रिडक्शन ऑफ द पॉपुलिस्ट मेजर। अब देखिए पॉपुलिस्ट मेजर क्या होता है, वैसे तो ये बहुत बड़ी एक आइडियोलॉजी है, एक थ्योरी है। इसमें फिलहाल मैं इतना बताऊंगा आपको कि पॉपुलिस्ट मेजर में क्या होता है। यहाँ पर ज़्यादातर एक इसकी विशेषता ये है कि यहाँ पर ज़्यादातर जो वोटिंग मांगी जाती है वो ज़्यादातर धर्म के नाम पे मांगी जाती है या जो मेजोरिटी होती है उसके नाम पे मांगी जाती है। तो ज़्यादातर यहाँ पर तवज्जो जो मिलता है, जो प्रायोरिटी मिलती है वो मेजोरिटी को मिलती है। तो इस तरह से बार बार जो चुनाव होते रहते हैं उसमें इस तरह के मुद्दे उठाए जाते हैं कि इस वर्ग को ज़्यादा विशेषता दी जाएगी, ये वर्ग बहुत कम दर्शाया जा रहा है, इस तरह से जो कहीं ना कहीं हमारे भारत की अखंडता के लिए खतरा होता है। परंतु अगर जब ये वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो इस तरह का जो ये हमारी भारत की अखंडता पे जो ये सांप्रदायिक का जो खतरा मंडराता है वो कम मंडराएगा। आगे देखते हैं इंक्रीज ऑफ वोटर टर्नआउट। अब यहाँ पर देखिए होता क्या है, लोगों आज के समय पे जो लोग हैं, जो आम नागरिक है जिसके पास वोट देने का अधिकार होता है परंतु उसके पास काफ़ी जिम्मेदारियां भी होती हैं, तो वो बार बार वोट देने नहीं जा पाता है। तो इसीलिए अगर
अगर 5 साल में एक बार उसको ये मौका मिलेगा वोट देने का, तो वो कहीं ना कहीं वोट देने से पीछे नहीं आएगा, क्योंकि उसे बार बार ये वोट देना नहीं है। तो इससे हमें क्या मिलेगा, इससे हमें हासिल होगा, माफ कीजिएगा, हमें हासिल होगा कि हमारा जो वोट का जो रेशियो है, जो अनुपात है, वो कहीं ना कहीं बढ़ के आएगा। तो ये इसका फायदा। आगे देखते हैं। और जो हमारी जो सामाजिक जो हार्मनी है, जो जो क्या होगा, जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो वोटिंग के दौरान, जो चुनाव के दौरान जो मुद्दे उठाए जाते हैं, जैसे कि जातिवाद उठाया जाता है, सांप्रदायिक उठाए जाते हैं, और कहीं ना कहीं हमें भ्रष्टाचार भी दिखता है चुनाव में, वो कहीं ना कहीं कम होगा, क्योंकि जो चुनाव की फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाएगी, राइट। ये इसके हम कुछ देख रहे हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कुछ लोगों ने इसकी आलोचना करी है, जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे। तो आइए देखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं हर सिक्के के दो पहलू हैं, तो इसका कुछ नेगेटिव भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होगा कि सबसे पहला लोग कह रहे हैं, जो इसकी आलोचना कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि ये रिड्यूस अकाउंटेबिलिटी हो जाएगा। यानी कि क्या होगा कि कहीं ना कहीं जो इसके जो चुनाव होंगे, ठीक है, वो आपको पता ही है कि ये अब केवल 5 वर्षों में होगा। अगर वन नेशन वन इलेक्शन होगा, तो जो सरकार है कहीं ना कहीं उसको पता है कि अब 5 वर्षों के बाद ही चुनाव होगा। तो कहीं ना कहीं जो सरकार इस भय में रहती थी कि अगर वो कुछ भी गलत काम करेगी तो विपक्ष क्या करेगा, उसके विरुद्ध में कुछ ना कहीं नो कॉन्फिडेंस मोशन लाके उसको कहीं ना कहीं क्या कर सकता है, वो सरकार को गिरा सकता है। तो कहीं ना कहीं हमें दिखेगा कि अगर ये जो वन नेशन वन इलेक्शन वाली बात आएगी, तो उससे जो सरकार की जो जवाबदेही होती है वो कहीं ना कहीं कम होगी। आगे देखते हैं। जो हमारा एक संघीय ढांचा है, ठीक है, और जो संघीय शक्ति है, उस पर भी कहीं ना कहीं हमें दिखेगा कि वो कहीं ना कहीं इस तंत्र के कारण गड़बड़ाएगा। कैसे गड़बड़ाएगा? क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है कि संघीय शक्ति का मतलब होता है, चाहे एक छोटा राजनीतिक दल है, वो भी अगर अपने आप को सिद्ध करना चाहता है तो वो कर सकता है। क्योंकि राज्य स्तर पर हमें दिखता है कि अलग अलग पार्टियां होती हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे डीएमके जो तमिलनाडु में है, डीटीबी जो आंध्र प्रदेश में है, बीजू जनता दल जो उड़ीसा में है। इस तरह की पार्टीज जो हैं, इस तरह की राजनीतिक दल जो हैं, कहीं ना कहीं जो भी ये अपने वादे करते हैं उसके आधार पर ये अपने आप को प्रदर्शित करते हैं। परंतु जब वन नेशन वन इलेक्शन वाली बात आएगी, तो जो बड़े बड़े राजनीतिक दल हैं, जैसे बीजेपी, कांग्रेस, तो हो सकता है कि ये कहीं ना कहीं उनके वर्चस्व में ये दिखाई ना दे, राइट। ये भी कमी है। और आगे देखते हैं। कहीं ना कहीं जो रीजनल पार्टीज हैं, जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, पहले वाले पॉइंट से मिलता हुआ है, रीजनल पार्टीज क्या है, कहीं ना कहीं उनका जो अस्तित्व है वो बड़ी पार्टी के कारण क्या हो सकता है, खतरे में आ सकता है। आगे देखते हैं। अब जो लोकतंत्र की जो एक आत्मा है, आत्मा क्या है कि कहीं ना कहीं कि जो चुनाव है, चुनाव जो होते हैं कहीं ना कहीं वो समय समय पर होने चाहिए। और जितने जल्दी चुनाव होते हैं, जैसे कि मानते हैं, इसके उदाहरण से इसे समझते हैं, जैसे कि कहीं पर कोई राजनीतिक दल है, यानी कि वो सरकार बना चुका है किसी भी राज्य में, अब वो सही से काम नहीं कर रहा है, तो विपक्ष क्या करेगा, एक नो कॉन्फिडेंस मोशन लाके उसको गिरा सकता है, ठीक है। तो उसी के पश्चात वहां पर चुनाव हो जाएंगे। आप इमेजिन करिए, एक परिकल्पना करिए कि ऐसा होता है कि ये जो तंत्र है ये लागू हो जाता है, तो कोई जो सरकार है वो गिर जाती है, परंतु चुनाव तभी होंगे जब कहीं ना कहीं जो केंद्र स्तर पर लोकसभा है, जब वो 5 साल पूरे करेगी, तभी वो चुनाव होंगे। तो कहीं ना कहीं ये एक लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र जहां पर हम विपक्ष का स्वागत करते हैं, उसका भी कहीं ना कहीं ये अवहेलना करेगा। तो ये भी एक इसका नुकसान है। और यहां पर आप देखेंगे, फिर से हम देखते हैं, ये जो आंतरिक सुरक्षा है उस पर भी ये गड़बड़ी लाएगा। कैसे? क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब ये चुनाव होंगे, तो जैसे कि आप जानते हैं वर्तमान में हमारे 28 राज्य हैं, और आपके 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनकी खुद की विधानसभाएं हैं, और आपका केंद्र स्तर पे आप जानते ही हैं आपकी लोकसभा है। जब इतने बड़े स्तर पे चुनाव होंगे, तो जितनी भी हमारी जो सुरक्षा बल है हमारे पास, उसको कहीं ना कहीं तैनात किया जाएगा। तो हो सकता है कि जो सुरक्षा बल जब तैनात किया जाएगा इस मुद्दे पे, वन नेशन वन इलेक्शन वाले मुद्दे पे, तो कहीं ना कहीं हमें क्या दिखेगा कि जो हमारे आंतरिक गड़बड़ियां हैं, जैसे कि मऊवाद है, इस तरह के जो कुछ रेडिकल हमारे ग्रुप हैं, वो कहीं ना कहीं कुछ गलत हरकत कर सकते हैं। तो ये भी एक चुनौती है। और आगे हम देखेंगे कि कहीं ना कहीं जो डेमोक्रेटिक विल होती है, यानी कि कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि क्या होता है कि जो हमारा लोकतंत्र है,
वहां पर क्या है, लोग अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं, परंतु यहाँ पर तो अब क्या होगा कि कहीं ना कहीं 5 वर्ष बाद ही चुनाव होंगे, तो उस वजह से क्या होगा कि जो प्रकट किए जाएंगे लोगों द्वारा आलोचना, उसका भी कोई अहमियत नहीं होगी। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि एक्सक्लूजन ऑफ लोकल इलेक्शन, इसमें क्या है, वन नेशन वन इलेक्शन में कहीं ना कहीं हमारे जो लोकल इलेक्शन होते हैं ग्राम स्तर पर, यानी कि पंचायत की बात करूं या म्यूनिसिपलिटी की बात करूं, तो वहां पर इसको नहीं लिया गया है, तो उनको कहीं ना कहीं इससे नुकसान हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर इनकी कहीं पर भी बात नहीं की गई है। तो ये हम देखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम देख लेंगे कि अगर इसमें क्या क्या चुनौतियां हैं, अगर इसको लागू करना है तो सबसे पहले चुनौतियां ये है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अनुच्छेद 83, अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 172, अनुच्छेद 174, अनुच्छेद 356, इसमें कहीं ना कहीं परिवर्तन करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं इन परिवर्तनों में कम से कम 50% जो राज्य हैं उनकी हमें स्वीकृति लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं संघीय ढांचे को बदलेगा। तो इसीलिए हमें ये जो प्रक्रिया है वो करनी पड़ेगी, जो काफी जटिल है। और यहाँ पर हम देखेंगे जो यहाँ पर ये जो लॉजिस्टिक चैलेंजेस अगर हम देखें, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं इतना बड़ा चुनाव कराने के लिए हमें इतने करीबन 30 लाख इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। वीवीपीटी के लिए हमें कहीं ना कहीं जो मशीन्स हैं वो डिप्लॉय करनी पड़ेंगी। और कहीं ना कहीं आप देख पा रहे होंगे इतनी जो लॉजिस्टिक चैलेंजेस हैं, इतने जो सामान इधर से उधर करना है, कितनी बड़ी चुनौती ये देखनी पड़ेगी। और आगे देखेंगे हम, इससे पहले अब हम देखेंगे क्या जो हमारे कुछ कमिटीज़ हैं जिन्होंने रिकमेंड किया है ये वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में, बिल्कुल किया है। अगर मैं चुनाव आयोग की बात करूं, उसकी जो रिपोर्ट थी 1983 की, उन्होंने इसको सहयोग दिया था। उन्होंने कहा था कि ये होना चाहिए। वैसे ही 170वां जो लॉ कमीशन है, जो 1999 में उसने अपनी रिपोर्ट दी थी, उसने भी कहीं ना कहीं वन नेशन वन इलेक्शन की बात कही थी, उसको स्वीकारा था। तो ये हम देख पा रहे होंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है, ठीक है, जो कि है पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस लॉ एंड जस्टिस, इसमें इसको हेड किया था EM सुदर्शन नटचियप्पन ने, जो 2015 में इन्होंने भी कहीं ना कहीं बोला था कि इसका कहीं ना कहीं हमें सहयोग करना चाहिए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं जो विद्वान लोग हैं उन्होंने कहीं ना कहीं इसका सहयोग किया है। अब इसका देखिए, जो हम अंत में हम इसको एक कंक्लूड कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं इसको जब इतने बड़े बड़े विद्वान, इतने बड़े बड़े आयोग जब इसको स्वीकृति दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे तर्क होगा। तो इसको कहीं ना कहीं लागू करना चाहिए, क्योंकि भारत पहला ऐसा देश नहीं होगा। इससे पहले भी आप देखेंगे कि जो हमारे देश हैं, जैसे कि बेल्जियम है, स्वीडन है, साउथ अफ्रीका है, उन्होंने ये प्रक्रिया लागू कर चुके हैं और जिसके जो फल हैं काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं। तो भारत अगर इसको लागू करता है तो चौथा बनेगा। तो इसको सोच समझ के इस तंत्र को लागू करना चाहिए भारत को। तो यही से मैं ये अंत करने जा रहा हूँ। जय हिंद।